हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एजुकेशनल ज्ञान चैनल में। आज के इस वीडियो में एडुटेरिया करेंट अफेयर्स जनवरी 2021 को पूरा कवर करेंगे। इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखकर सुने और फिर एक दो बार आप इसे सुन लेंगे तो फिर आपको ये पूरा आसानी से याद हो जाएंगे। आपको इसके लिए अलग से समय नहीं निकालना पड़ेगा। आप कोई भी काम भी यदि कर रहे हैं तो आप कान में हेडफोन लगा के आराम से इसे बस एक दो बार सुन लेंगे तो आप इसे पूरे अच्छे तरीके से याद रख पाने में सक्षम हो जाएंगे। इसी तरह फिर आगे के सीरीज में फरवरी और मार्च को भी कवर कर लेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। भारतीय कंपनी बजाज ऑटो है जो 1 लाख करोड़ का पूंजीकरण पार कर गया है और यह दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल टू व्हीलर कंपनी है। तो आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल टू व्हीलर कंपनी कौन है जो भारतीय है, तो उसका आंसर हो जाएगा बजाज ऑटो कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए भारत सरकार ने विश्व बैंक से $105 मिलियन का ऋण का समझौता किया है। तो भारत सरकार ने किस बैंक से किया है? तो विश्व बैंक से किया है। और किस स्टेट के लिए? तो पश्चिम बंगाल स्टेट के लिए। और जल परिवहन में सुधार हेतु इस समझौते को किया गया है। अगला है, भारत में स्वदेशी खिलौने के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने संयुक्त रूप से टॉय कैथॉन 2021 और टॉय कैथॉन पोर्टल की शुरुआत की है। तो आपसे इस संदर्भ में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टॉय कैथॉन किससे संबंधित है या फिर टॉय कैथॉन पोर्टल क्या है? तो ये जो है भारत में ही खिलौना का निर्माण करने के लिए बढ़ावा देने के लिए एक जो है पोर्टल बनाया गया है और इसे शिक्षा मंत्रालय तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने संयुक्त रूप से शुरुआत किया है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोची मंगलूर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया है। तो आपसे इस संदर्भ में क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो कोची मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का जो उद्घाटन किया है, इसे कौन सी कंपनी ने बनाया है, इसे कौन सी कंपनी ने पाइपलाइन को बिछाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गेल इंडिया। गेल इंडिया द्वारा इसे तैयार किया गया है और इसे बनाने में कुल बजट में 300 करोड़ रुपए का खर्च आया है, जिसे 450 किलोमीटर लंबी बनाया गया है। ठीक है, फिर कर्नाटक सरकार ने कृषि क्षेत्र में प्रयोगशाला की उपलब्धता, मिट्टी की उर्वरता, कृषि तकनीकी तथा सुविधा प्रदान करने के लिए राज्यों को कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की है। तो यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह में पूछा जा सकता है कि कृषि संजीवनी वैन कौन सी सरकार शुरू किया है और इसका उद्देश्य क्या है? तो कर्नाटक सरकार ने इसे शुरू किया है और इसका उद्देश्य है कृषि के क्षेत्र को बढ़ावा देना। इसके लिए प्रयोगशाला बनाया जाएगा जिसमें मिट्टी की जांच, कृषि तकनीकों को कैसे सुदृढ़ बनाया जाए, इसके लिए काम किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले डबल स्टॉक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। ये ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलेगी? तो ये ट्रेन जो है हरियाणा से राजस्थान चलेगी। तो हरियाणा में एक जगह का नाम है न्यू अटेली और राजस्थान में एक जगह का नाम है किशनगंज। तो न्यू अटेली से किशनगंज के बीच चलेगी और इस ट्रेन की लंबाई की बात करें तो 1.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन है। ये 1.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन है जो मालगाड़ी के रूप में है। इसके साथ ही उन्होंने वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेंट कॉरिडोर यानी WDFC के द्वारा तैयार किया गया। यह 306 किलोमीटर लंबे न्यू रेवाड़ी न्यू मादर हरियाणा देश को समर्पित किया है। तो ठीक है, इस संदर्भ में आपसे क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि यह ट्रेन जो है कहाँ से कहाँ चलेगी? तो यह ट्रेन न्यू अटेली से किशनगंज के बीच चलेगी जो हरियाणा से राजस्थान है और इस ट्रेन की लंबाई कितनी है? तो 1.5 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, फिर भारत में पहले इथानॉल संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो भारत के पहले इथानॉल संयंत्र की स्थापना छत्तीसगढ़ में की गई है। और इस क्वेश्चन में आप ये बात का ध्यान रखेंगे, यह किसान को गन्ने की कीमत का समय पर भुगतान तथा चीनी कारखानों में क्षमता का पूर्ण उपयोग करने में मदद मिलेगी। ठीक है, फिर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 34वीं प्रगति की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने 10 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में 1 लाख करोड़ की परियोजनाओं की समीक्षा की। प्रगति का जो मुख्य उद्देश्य है वो है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आधारित एक मंच को तैयार करना जो आम आदमी की शिकायतों का समाधान करता है
तो प्रगति का जो मेन उद्देश्य क्या होगा ये पूछा जा सकता है कि प्रगति का क्या उद्देश्य है या क्या मतलब है इसका। तो आपका इसका सीधा आंसर देना होगा कि प्रगति जो है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आधारित एक मंच है जो आदमी को शिकायतों की समाधान करेगा। और यदि प्रगति का फुल फॉर्म यदि देखा जाए तो प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन इसका फुल फॉर्म होगा। फिर है अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में स्थित झांसी रेलवे स्टेशन का बदल कर नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम बदल कर रख दिया गया है वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, इसका पूरा नाम ये है। ठीक है। नेक्स्ट है, तमिलनाडु सरकार ने 38वें जिले के रूप में किसे 38वां जिला बनाया है? तो इसका आंसर होगा मयिलादुथुरई नाम रखा गया है। नाम थोड़ा सटपटा है, आप देख लीजिएगा तो आपको याद रह जाएगा। तमिलनाडु सरकार का ये 38वां जिला है। और एक और इस टाइप का आपको अभी आंसर क्वेश्चन मिलेगा जो कर्नाटक सरकार के द्वारा एक और जिले को बनाया गया है। ठीक है। भारतीय रेलवे ने दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन द लाइफ लाइन एक्सप्रेस, भारतीय रेलवे ने दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन को बनाया है जिसका नाम रखा है द लाइफ लाइन एक्सप्रेस। इस ट्रेन के जरिए ग्रामीण इलाकों में भी लोगों को अस्पताल से जुड़ी सेवाओं का लाभ मिलेगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि द लाइफ लाइन एक्सप्रेस ट्रेन का क्या काम होगा? तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर भी लोगों को अस्पतालों संबंधी जो भी सेवा होगा उसको मुहैया कराएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल सरकार ने 23 जनवरी को, यानी 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस का जयंती है और इस दिन को पश्चिम बंगाल सरकार ने देश नायक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो आप इस वर्ड को याद रखेंगे, देश नायक। इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे, एक पश्चिम बंगाल सरकार ने देश नायक के रूप में, देश नायक दिवस के रूप में किया है, वही केंद्र की मोदी सरकार ने इसे पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो ये दोनों आप याद रखेंगे। और इसका जयंती किस दिन है? तो 23 जनवरी को है। पूर्वोत्तर राज्य का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का उद्घाटन मेघालय की राजधानी शिलांग में किया गया है और इस स्कूल का क्या नाम रखा गया? इसका नाम रखा गया असम राइफल्स पब्लिक स्कूल। तो पूर्वोत्तर राज्य का यह पहला खेलो इंडिया वाला स्कूल है और इसे मेघालय की राजधानी शिलांग में खोला गया और इसका नाम क्या रखा गया है? असम राइफल पब्लिक स्कूल। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के रीवा में, रीवा एक जगह का नाम है मध्य प्रदेश में, इस पे रीवा में नर्मदा नदी पर स्थित ओंकेश्वर बांध में दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किया जाएगा। इसकी उत्पादन क्षमता 600 मेगावाट होगी और यह 2022 से 23 तक बिजली उत्पादन शुरू हो जाएगा। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में जो है पहला जो है सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किया गया है, ये जो है किस नदी पे है? तो ये नर्मदा नदी पे है, रावी नामक स्थान में है और ये ओंकेश्वर बांध पर बनाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क कहाँ बनाया गया है? तो ये मध्य प्रदेश के सांची में बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? बुद्धिस्ट थीम पार्क मध्य प्रदेश के सांची में बनाया गया है और इस पार्क में जो है भगवान बुद्ध के जीवन काल की पूरी जानकारी मिलेगी। बुद्धिस्ट थीम पार्क जो मध्य प्रदेश के सांची में है, इसमें आपको भगवान बुद्ध से रिलेटेड सारी चीज़ की, उसके पूरे जीवन काल की हिस्ट्री आपको उसमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में देश का पहला फायर पार्क उड़ीसा के भुवनेश्वर में बनाया गया है। इस पार्क में जो है लोगों को घरों में अग्निकांड से बचाव हेतु प्रशिक्षण दिया जाएगा, यानी कि लोगों को यदि आग लग जाए तो उससे बचने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए, इससे संबंधित आपको इसमें प्रशिक्षण दिया जाएगा और ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में है। हिमाचल प्रदेश में कुफरी में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्की पार्क स्थापित किया गया है। इस पार्क में क्या क्या सुविधाएं होंगी? तो 5 स्टार होटल होंगे, मॉल होंगे, गेमिंग जोन, फूड कोर्ट आदि की सुविधाएं उपलब्ध होगी। तो ये हिमाचल प्रदेश के कुफरी में है। ठीक है। 1 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 राज्यों में लाइट हाउस परियोजना की शुरुआत की है और यह योजना केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया है। इन राज्यों में लोगों को नई तकनीक पर आधारित सस्ते और मजबूत आवास प्रदान किए जाएंगे। तो ये जो नरेंद्र मोदी जी ने जो 6 राज्यों में लाइट हाउस परियोजना शुरू किया है, ये किस मंत्रालय की मदद से किया गया है? तो केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा। और इसका क्या उद्देश्य है? तो राज्यों के लोगों के लिए जो है तकनीकी पर आधारित सस्ते एवं मजबूत घर को प्रदान करना है। नेक्स्ट है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अरुणाचल प्रदेश के
पापुम पाड़े जिले में वनेडियम के भंडार की खोज की है। वनेडियम का मुख्य रूप से प्रयोग क्या होता है, तो इसे स्टील और टाइटेनियम को मजबूत बनाने के लिए किया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन इस संदर्भ में पूछा जाएगा कि भारत के किस क्षेत्र में या किस राज्य में वनेडियम के भंडार की खोज की गई है, तो अरुणाचल प्रदेश के पापुम माड़े जिले में इसकी खोज की गई है। और यदि वर्तमान परिदृश्य में बात की जाए तो वर्तमान परिदृश्य में वनेडियम की सर्वाधिक भंडार कहाँ पे है, तो चीन में है। ठीक है। फिर है 16 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है और इसके तहत पहले चरण में 3 करोड़ जबकि दूसरे चरण में 30 करोड़ लोगों को टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ठीक है। भारत सरकार ने नई विदेश व्यापार नीति 2021-26 की घोषणा की है जो 1 अप्रैल 2021 को लागू होगी। तो भारत सरकार द्वारा नई विदेश व्यापार नीति, विदेशों में जो हम व्यापार करेंगे उसमें कैसे अपना विदेशी व्यापार को बढ़ाया जाए, इस संदर्भ में नई नीति को लाई गई है जो 21 से 2026 तक चलेगी और यह 1 अप्रैल 2021 को चालू होगी। फिर गुजरात सरकार ने नई पर्यटन नीति 2021-25 को लॉन्च किया है। तो आपके इस संदर्भ में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नई पर्यटन नीति कौन सा राज्य सरकार ने लाया है, तो गुजरात इसका आंसर होगा। और इससे पहले भी गुजरात ने नई सौर ऊर्जा नीति को लाया था जो 2021 में था। ठीक है। फिर है भारत का पहली एयर टैक्सी सेवा, भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत चंडीगढ़ से हिसार में के बीच शुरू हुई है। तो पहला एयर टैक्सी सेवा कहाँ से कहाँ स्टार्ट हुआ है, तो चंडीगढ़ से हिसार के बीच शुरू हुआ है। ठीक है। फिर संरक्षण क्षमता महोत्सव अर्थात सक्षम 2021 पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। तो सक्षम जो है एक पोर्टल है या एक महोत्सव है, इसे कौन लॉन्च किया है, तो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो स्वच्छ ईंधन की आपूर्ति करना तथा जीवाश्म ईंधन के उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता को बढ़ाना है। इस हेतु ही इस महोत्सव का शुरुआत किया गया है। तो आप इसे याद रखेंगे कि आपसे पूछा जाएगा कि सक्षम महोत्सव या संरक्षण क्षमता महोत्सव किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, तो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या है, तो स्वच्छ ईंधन की आपूर्ति करना तथा स्वच्छ जीवाश्म ईंधनों को उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता लाना है। फिर रेल मंत्रालय ने लौह अयस्क ग्राहकों की माल ढुलाई से जुड़ी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए लौह अयस्क नीति 2021 को लाया है। तो आपसे इस संदर्भ में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लौह अयस्क नीति 2021 कौन सा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, तो आपका आंसर क्या होगा, रेल मंत्रालय। और इसका क्या उद्देश्य है, तो लौह अयस्क ग्राहकों को माल ढुलाई के लिए इस परियोजना का शुरुआत किया गया है। अब गणतंत्र दिवस के बारे में कुछ पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे। गणतंत्र दिवस जो 2021 में मनाया गया वो 72वां गणतंत्र दिवस था और इस परेड में विशिष्ट अतिथि के रूप में कोई भी नहीं था, क्योंकि आप जान रहे हैं कि कोविड का भी काल चल रहा है। तो इस स्थिति में ऐसे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को बुलाया गया था, लेकिन वो कोरोना का रीज़न दे करके नहीं आ पाए। तो इस बार कोई भी विशिष्ट अतिथि के तौर पर नहीं थे। और इसमें एक और जो मुख्य बिंदु रहा है ये है ITBP जवानों ने 70,000 फीट की ऊंचाई पर गणतंत्र दिवस को मनाया, जहां पर -25 डिग्री सेल्सियस वहां पर तापमान रहती है। और इसका एक और मुख्य आकर्षण रहा कि पहली बार जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी के रूप में बनाया गया, तो पहली बार लद्दाख को जो है झांकी निकालने की इसमें से आपको शामिल किया गया, यानी कि पहली बार लद्दाख झांकी इसमें शामिल किया गया है। ठीक है। और इसमें फिर अगला देखेंगे कि अंडमान निकोबार कमान ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर पोर्ट ब्लेयर में एक औपचारिक परेड का आयोजन किया। अंडमान निकोबार पे भी गणतंत्र दिवस के अवसर पर वहाँ पे भी एक औपचारिक रूप से परेड किया गया है। और फिर देखेंगे कि बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी भी 72वें गणतंत्र दिवस में बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी भी भाग लिया था, इस परेड में शामिल हुआ था। और भावना कंठ, जो आप जान रहे हैं कि ये फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पायलट है, भावना कंठ, यह इसे भी इस मौके पर प्लेन उड़ाने का गौरव हासिल हुआ है। फिर राफेल लड़ाकू विमान का भी इसमें प्रदर्शन किया गया। और इसी गणतंत्र दिवस पर जो है उत्तर प्रदेश की झांकी सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में पुरस्कृत भी किया गया। और उत्तर प्रदेश की झांकी क्या थी, तो अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है उसी के लिए उसे सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाएगा।
तो केंद्र सरकार इसे पराक्रम दिवस के रूप में, जबकि पश्चिम बंगाल इसे, आप कमेंट कर बताइए कि पश्चिम बंगाल, अभी आपको तुरंत बताया था कि पश्चिम बंगाल इसे किस रूप में मनाने का घोषणा किया है, तो आप बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड यानी BEML, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बंगलुरु ने भारत का पहला स्वदेशी चालक रहित मेट्रो विकसित किया है। स्वदेशी चालक रहित मेट्रो को विकसित किया है। इसका उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने किया है। तो आप इसे याद रखेंगे कि बेंगलुरु के द्वारा जो तैयार किया गया स्वदेशी चालक रहित मेट्रो ट्रेन है और इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। फिर है, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर रतले बिजली परियोजना, रतले पनबिजली परियोजना की शुरुआत की गई है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रतले पनबिजली परियोजना भारत के किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में है और यह चिनाब नदी पर बनाया गया है और इसकी क्षमता कितनी है? तो 850 मेगावाट है। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय कंपनी एयरटेल ने 5G सेवाओं को संचालित करने के लिए हैदराबाद में 5G रेडी नेटवर्क को स्थापित किया है। तो एयरटेल कंपनी कहाँ पे अपना 5G नेटवर्क से पहली बार जो है जांच करेगा? तो वो हैदराबाद में करेगा। ठीक है। फिर राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर उत्तराखंड की 19 वर्षीय छात्रा सृष्टि गोस्वामी को एक दिन का उपमंत्री बनने का गौरव हासिल हुआ है। तो एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनने का गौरव किसे हुआ है? तो वो सृष्टि गोस्वामी है। और इसे किस दिन बनाया गया? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस के दिन पे इसे एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया था। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा 24वें हुनर हाट का आयोजन किया गया और यह 24 जनवरी से 4 फरवरी के बीच लखनऊ में किया गया है। इसका थीम था वोकल फॉर लोकल। तो इस संदर्भ में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हुनर हाट कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो लखनऊ में किया गया है और इसे किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा किया गया और इसका थीम क्या था? तो वोकल फॉर लोकल था। रेल मंत्रालय ने हावड़ा कलका मेल ट्रेन का नाम बदलकर क्या रखा है? तो रेलवे मंत्रालय ने हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम नेताजी एक्सप्रेस करने की घोषणा की है। तो इसे आप याद रखेंगे। फिर बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव, कलरब पक्षी महोत्सव है, का आयोजन किया गया जो जमुई में है। जमुई में स्थित नागी नकटी बर्ड सेंचुरी में किया गया, जिसका उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। तो आप याद रखेंगे कि राजकीय पक्षी महोत्सव कलरब का आयोजन कहाँ किया गया? तो बिहार में, बिहार के जमुई में किया गया। और उस बर्ड सेंचुरी का क्या नाम था? तो नागी नकटी बर्ड सेंचुरी, जिसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया। उत्तराखंड सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत कार्य दिवस में 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिन कर दिया। तो आपको इस संदर्भ में क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि कौन से राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिनों का काम देने का घोषणा कर दिया? तो यह उत्तराखंड सरकार ने अब 100 दिन के बदले 150 दिन की काम करने के लिए दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे यानी कि SECR, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या है? वासुकी। सबसे लंबी मालगाड़ी वासुकी, जिसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर यानी 3.5 किलोमीटर है। यह मालगाड़ी भिलाई से कोरबा के बीच 224 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो इसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत की वह कौन सी सबसे लंबी मालगाड़ी है? तो वासुकी ट्रेन है। इसकी लंबाई कितनी है? तो 3.5 यानी 3.5 किलोमीटर है। और यह मालगाड़ी कहाँ से कहाँ चलेगी? तो भिलाई से कोरबा के बीच चलेगी और यह 224 किलोमीटर की दूरी को तय करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय के मुख्यमंत्री ने खासी में भारत के सबसे लंबे आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया है। तो इसका से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर्च ब्रिज कहाँ है? तो ये आपको मेघालय में है और वहाँ के मुख्यमंत्री ने इसे उद्घाटन किया है, जो 2018 में ही पूरा कर लिया गया। गुजरात सरकार ने ड्रैगन फल, एक ड्रैगन फल है, उसका नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो उसका नाम कमलम रख दिया है। तो गुजरात सरकार ने ड्रैगन फल का नाम क्या रख दिया है? कमलम रख दिया गया है। और फल का आकार देखकर यह निर्णय लिया गया, यानी कि वो जो आप फल को जब देखेंगे तो वो कमल फूल के समान आपको दिखने में लगेगा, इसलिए उसका नाम कमलम कर दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर
3,300 मीटर लंबी 2 हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश 2 हवाई पट्टी वाला देश का पहला राज्य बन गया। तो इस संदर्भ में आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि भारत का कौन सा राज्य 2 हवाई पट्टी वाला देश का पहला राज्य है, तो उत्तर प्रदेश है। और यह कि किस पे बनाया गया है, तो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर इसे तैयार किया गया है। केरल के अल्लापुझवा केरल के अल्लापुझा में भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय खोला जाएगा। तो इस संदर्भ में क्वेश्चन होगा कि भारत का श्रम आंदोलन संग्रहालय कहाँ पे खोला गया, तो भारत के केरल में खोला गया है, केरल का अल्लाजुप्पा में खोला गया है। यह संग्रहालय विश्व में श्रम आंदोलनों के इतिहास को प्रदर्शित करेगा, यानी विश्व भर में जहाँ जहाँ भी श्रमिक आंदोलन हुए हो उसको इसमें दिखाया जाएगा। तो कि कहाँ पे है, तो केरल में है। केंद्रीय वाणिज्यिक और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 15 जनवरी 2021 को नई दिल्ली में प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट का उद्घाटन किया। और इसका उद्देश्य क्या था, तो अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना, और इस कार्यक्रम में बिम्स्टेक देशों ने भी भाग लिया था। तो आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट का आयोजन कहाँ किया गया, तो यह दिल्ली में किया गया। किस मंत्रालय के सहयोग से किया गया, तो केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के सहयोग से किया गया, जिसके मंत्री पीयूष गोयल जी हैं। और इसका उद्देश्य क्या था, तो अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना। और इस कार्यक्रम में बिम्स्टेक देश भी शामिल हुए थे। केंद्र सरकार ने जनवरी 2021 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 की शुरुआत की। इसके तहत 600 जिलों में अगले 3 महीने तक 8 लाख उम्मीदवार को कोविड-19 संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 की शुरुआत की गई, इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है कि 8 लाख उम्मीदवारों को ट्रेंड किया जाएगा। किस लिए, तो कोविड संबंधित उसे जानकारी दिया जाएगा और उसे जागरूकता के तौर पर उसे फैलाया जाएगा, ताकि वो हर जिले में जाके कोविड संबंधित जानकारी लोगों तक पहुंचाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ईडूकॉन 2020 का शुभारंभ किया है। इस दौरान दुनिया भर के विद्वानों ने बिना रुके संवाद सत्र किया। इसके जरिए भारत में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। इसमें पूछा जाएगा कि ईडूकॉन 2020 का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने किया। और इसका मंत्री उस समय कौन थे, तो रमेश पोखरियाल जी थे। 31 जनवरी को केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने 8वें अंतर्राष्ट्रीय सिल्क मेले का उद्घाटन किया, जो 4 फरवरी तक चलेगा। यह भारत का सबसे बड़ा रेशम मेला है। तो भारत का सबसे बड़ा रेशम मेला का उद्घाटन किसने किया, तो केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने किया, जो अंतर्राष्ट्रीय सिल्क मेला 8वें अंतर्राष्ट्रीय सिल्क मेला के तौर पर जाना जाता है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल के बारे में कह रहा है। सेल ने महाराष्ट्र के चंद्रपुरा में देश का पहला गैस से इथानॉल संयंत्र लगाने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना तथा देश में कच्चे तेल पर निर्भरता को कम करना है। तो सेल द्वारा ही महाराष्ट्र के चंद्रपुरा में पहला गैस से इथानॉल संयंत्र लगाने की घोषणा की है। इसे आप याद रखेंगे। फिर केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा 26 से 31 जनवरी के बीच भारत पर्व 2021 का आयोजन किया। इसे कहाँ आयोजित किया गया है, तो नई दिल्ली में किया गया इसे आयोजित। और इसका उद्देश्य क्या है, तो लोगों में देशभक्ति की भावना को उत्पन्न करना तथा संस्कृति विविधताओं को प्रदर्शित करना है। तो आप याद रखें कि भारत पर्व कहाँ आयोजन किया गया, तो नई दिल्ली में। और कौन सा मंत्रालय ने किया, तो केंद्रीय स्वाभाविक बात सी है कि इसे पर्यटन विभाग ही करेगा, तो केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने किया। और इसका उद्देश्य क्या है, तो लोगों में जो है देश की भक्ति की भावना को उत्पन्न करना और सांस्कृतिक विविधताओं का प्रदर्शन करना है। भारत और फ्रांस ने मिलकर 2021 में पर्यावरण वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो किन किन देशों ने पर्यावरण वर्ष 2021 को मनाने की घोषणा की है, तो भारत और फ्रांस ने मिलकर। और इसका उद्देश्य क्या है, सतत विकास क्षेत्र में भारत फ्रांस सहयोग को मजबूत करना है। भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पे बनाया गया, तो गुजरात के अहमदाबाद में बनाया गया है। यह पार्क सभी बंदरगाहों से जुड़ा होगा और गुजरात के व्यवसायों को विश्व के लिए प्रतिस्पर्धी बनाया जाएगा। तो गुजरात को जो है एक इकोनॉमिक जोन के रूप में, इकोनॉमिक हब के रूप में तैयार किया जा रहा है। इसके लिए वहाँ पर एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है, जो गुजरात के अहमदाबाद में है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2019-20 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के पुलिस अकादमी को भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी घोषित किया है। तो आपसे इस संदर्भ में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी कौन सा है, तो वो राजस्थान पुलिस अकादमी है और इसे केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा इस रिपोर्ट में इसे शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2021 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अस्थायी देशों के रूप में 2 वर्ष के लिए भारत का कार्यकाल प्रारंभ हो चुका है। भारत 8वीं बार यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में गैर अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। तो भारत 8वीं बार जो है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में वो अस्थायी सदस्य बना है, जो 2 साल के लिए रहेगा। और इसके साथ ही भारत के साथ और कौन कौन सा देश है, तो नॉर्वे है, मैक्सिको है, आयरलैंड और केन्या है। तो आप इसे भी याद रखेंगे, नॉर्वे, मैक्सिको, आयरलैंड, केन्या। नॉर्वे, मैक्सिको, आयरलैंड, केन्या, ठीक है। अमेरिका के सांसद ने मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट पारित किया है। तो किस देश के सांसद ने मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट पारित किया है, तो अमेरिकी सांसद द्वारा। और इसे किस लिए किया गया, तो पाकिस्तानी महिलाओं को उच्च शिक्षा पाने के लिए प्रेरित करने के लिए यह छात्रवृत्ति बनाई गई है और इसकी संख्या को भी बढ़ाया गया है। बुलमर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2021 में दुनिया के 500 सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में प्रथम स्थान एलन मस्क को मिला है, जो स्पेस एक्स के मालिक भी हैं और संस्थापक भी हैं। तो आप एलन मस्क को याद रखेंगे बुलमर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के द्वारा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्विट्जरलैंड में, कहाँ पे, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्विट्जरलैंड में इबोला वैक्सीन का वैश्विक भंडार बनाया है और इबोला का प्रकोप को रोकने के लिए दुनिया के विभिन्न देशों में वैक्सीन की आपातकालीन पूर्ति करेगा। तो इबोला वैक्सीन का वैश्विक भंडार बनाने के लिए किस देश को चिन्हित किया गया है, तो स्विट्जरलैंड को किया गया है WHO के द्वारा। नेक्स्ट है, फिलिस्तीन ने 14 वर्षों के बाद पहली बार राष्ट्रीय चुनावों का आयोजन किया जाएगा। तो फिलिस्तीन में जो है 14 साल के बाद फिर से वहाँ पर राष्ट्रीय चुनाव का आयोजन किया गया है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने क्यूबा को आतंकवादी गतिविधियों को समर्थन प्रदान करने के लिए आतंकवाद के लिए प्रायोजक देश के रूप में माना है और इसे इस सूची में डाल दिया है। तो आप इसे याद रखेंगे कि हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्यूबा को आतंकवादी गतिविधियों में समर्थन देने के लिए उसे शामिल डाला गया है और इसमें पहले से जो 3 देश थे वो थे ईरान, उत्तर कोरिया और सीरिया जैसे देश शामिल थे, उसमें अब क्यूबा को भी शामिल कर दिया गया। सऊदी अरब ने NEOM प्रोजेक्ट नियोम प्रोजेक्ट, आप इसे पढ़ सकते हैं, नियोम प्रोजेक्ट के तहत 170 किलोमीटर क्षेत्र में फैले द लाइन, इस प्रोजेक्ट का क्या नाम है, द लाइन नामक शहर का निर्माण करने की घोषणा की है। प्राकृति की तर्ज पर इस शहर का निर्माण किया जाएगा जहां कोई कार, ना ही कोई सड़क और ना ही कोई कार्बन उत्सर्जन होगा। व्यक्तियों की सारी सुविधाएं 5 मिनट की पैदल दूरी पर ही मिल जाएगी। स्वाभाविक सी बात है, यदि वहां पे ना ही सड़क और ना ही कार है तो लोग लंबी दूरी तय नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हर 5 मिनट पे उसे सारी सुविधाओं का ख्याल रखा जाएगा ताकि लोग पैदल दूरी चल सकते हैं। और इसका इसलिए किया गया ताकि पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा मिले और इसका कोई उद्देश्य था नहीं। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर कौन सा है, तो टॉम ट्रैफिक इंडेक्स जारी करता है और इसमें इन्होंने दुनिया का सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर किसे घोषित किया है, तो रूस का मॉस्को शहर को सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला बताया, जबकि दुनिया में दूसरा स्थान मुंबई को प्राप्त हुआ। भारत का मुंबई शहर को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ, इसे आप याद रखेंगे मुंबई को। हाल ही में इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर दुनिया की सबसे प्राचीन गुफा चित्र की खोज हुई और यह लगभग 45,500 साल पुराना है। तो आप याद रखेंगे कि 45,500 साल पुराना प्राचीन गुफा का चित्र कहाँ, किस देश में मिला है, तो इंडोनेशिया में मिला है। और किस देश द्वीप पे मिला है, तो सुलावेसी द्वीप पर मिला है। जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 18 मिलियन भारतीय विदेशों में प्रवासी करते हैं, यानी कि इंडियन जितने भी हैं वो सबसे ज़्यादा विदेशों में रहते हैं। और ये कितनी, इसकी संख्या तो 18 मिलियन है। और सर्वाधिक किस देश में इंडियन जाके रह रहे हैं, तो ये UAE में रहते हैं। 3.5 मिलियन लोग रहते हैं सिर्फ UAE में, बाकी पूरे वर्ल्ड में मिलाकर 18 मिलियन लोग रहते हैं। भारत ने उज्बेकिस्तान के साथ
सोलर एनर्जी के सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो सोलर एनर्जी के क्षेत्र में तो ऐसे बहुत पुराना संगठन बना हुआ है भारत और फ्रांस का, लेकिन आप इसे नया तौर पर याद रखें कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच सोलर एनर्जी का सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 13 जनवरी को अमेरिकी संसद के निचले सदन में महाभियोग का प्रस्ताव पारित किया गया। डोनाल्ड ट्रंप पर अमेरिकी सांसद पर हमला करने के लिए या उकसाने का आरोप लगा है, जिस कारण से उन पर महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है। तो आप याद रखें कि अमेरिकी राष्ट्रपति एकमात्र डोनाल्ड ट्रंप हैं जिन पे जो है अमेरिकी इतिहास में 2 बार इस पर महाभियोग प्रस्ताव को लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार प्रत्यक्ष विदेशी कर अर्थात FDI में चीन दुनिया का शीर्ष देश बन गया है। इससे पहले इस स्थान पर अमेरिका था, तो अमेरिका को बहुत जल्द ही पीछे छोड़ दिया है चीन ने, और यह FDI के क्षेत्र में विश्व का नंबर 1 देश बन गया है। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूटे को चाइल्ड केयर सब्सिडी घोटाले में को लेकर इस्तीफा दे दिया है। इस घोटाले में हजारों परिवार पर बच्चों की देखभाल के गलत तरीके से रोकने का आरोप लगाया गया है। तो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? मार्क रूटे पर यह आरोप लगा है कि वह चाइल्ड केयर सब्सिडी घोटाला किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 18 से 26 जनवरी के बीच WHO में कार्यकारी बोर्ड के 148वें अध्यक्ष बन गए। तो आपसे क्वेश्चन इस रूप में पूछा जा सकता है कि WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन साहब बने हैं। फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के सहयोग से चौथी वन प्लेनेट समिट का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया है। तो आप इसे याद रखें कि फ्रांस और संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक ने मिलकर के वन प्लेनेट समिट का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य है विश्व में जैव विविधता की रक्षा करना है, और इसका थीम क्या है? लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री हर्षवर्धन ने तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका को जलावतरण चेन्नई बंदरगाह पर किया, और इस जहाज का क्या काम है? समुद्र में खोजी का काम करेगा। तो आप इसे याद रखेंगे कि केंद्रीय विज्ञान मंत्रालय द्वारा इस तटीय अनुसंधान के क्षेत्र में सागर अन्वेषिका को लॉन्च किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल के सुमोना गुहा तथा दक्षिण एशियाई क्षेत्र के तरुण छाबड़ा को अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में शामिल करने की घोषणा की है। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर याद रखेंगे कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो बाइडेन ने भारतीय मूल के सुमोना गुहा तथा तरुण छाबड़ा को अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2021 में भारत और जापान ने एक्ट ईस्ट फोरम की 5वीं बैठक में का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, जिसका अध्यक्षता भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने किया है। तो भारत और जापान ने मिलकर एक्ट ईस्ट फोरम का गठन किया है, और इसका आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। और भारत की तरफ से इसकी अध्यक्षता किसने की? तो भारत का विदेश सचिव कौन है? तो हर्षवर्धन श्रृंगला ने किया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IMF द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर क्या रहने की अनुमान लगाई है? तो 11.5% रहने की अनुमान लगाई है। IMF द्वारा क्या है? 11.5% रहने का वृद्धि दर मान है। वहीं जबकि संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यह आर्थिक वृद्धि दर 7.3% रहने की अनुमान लगाया है। वहीं अब फिर एक्सिस बैंक ने ग्राहकों को उचित मूल्य पर स्वास्थ्य सुविधा से लैस AUR यानी कि ऑरा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। कई कार्ड धारकों को स्वास्थ्य संबंधी वार्षिक जांच कराने की छूट प्रदान की जाएगी। तो ऑरा क्रेडिट कार्ड कौन लॉन्च किया है? तो एक्सिस बैंक ने किया गया है, और इसका उद्देश्य क्या है? तो स्वास्थ्य संबंधी वार्षिक जांच करने में छूट को प्रदान करना। ICICI बैंक ने ग्राहकों को फॉरेक्स प्रीपेड कार्ड तेजी से प्राप्त करने हेतु मनी चेंजर्स के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, जिसका नाम है InstaFX को लॉन्च किया है। ठीक है, इसे आप याद रखें कि ICICI बैंक ने InstaFX नामक ऐप्स को लॉन्च किया है।
फिर है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि DCGI, ड्रग्स कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने कोविड-19 वैक्सीन के रूप में कोविशील्ड और कोवैक्सीन को दो टीके के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दे दी। और आपको ये पता होना चाहिए कि कोविशील्ड जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ऑक्सफोर्ड ने मिलकर बनाया है, वहीं कोवैक्सीन भारत की स्वदेशी वैक्सीन है जिसे भारत बायोटेक ने और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान यानी ICMR ने मिलकर विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 जनवरी 2021 को अंटार्कटिका के लिए 40वां भारतीय वैज्ञानिक अभियान गोवा के मार्मागोवा पोर्ट से प्रारंभ किया है और इस अभियान के लिए चार्टर्ड आइस क्लास पोत MV वासली गोलोविन का चयन किया गया है। यह जो 30 दिन में यह आर्कटिक तक पहुंचेगा, नहीं गोवा से स्टार्ट हुआ है और आर्कटिक में पहुंचेगा और ये 40वां वैज्ञानिक वेरा है जो गोवा के मार्मागोवा पोर्ट से स्टार्ट हुआ है, प्रारंभ किया है जाने के लिए। और इसका चार्टर का नाम क्या है? आइस क्लास पोत MV। जापान ने अंतरिक्ष कचरों से निपटने के लिए 2023 तक दुनिया का पहली लकड़ी से निर्मित अंतरिक्ष उपग्रह लॉन्च करने का घोषणा किया है। तो देखिए जापान का टेक्नोलॉजी। हाँ, तो जापान के अंतरिक्ष कचरों से निपटने के लिए 2023 तक दुनिया का पहला लकड़ी से निर्मित अंतरिक्ष उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है। और लकड़ी से उपग्रह पृथ्वी के वातावरण पर लौटते ही जल जाएंगे और इसका कचरा उत्पन्न नहीं होगा। तो जापान का इसमें क्या मुख्य रूप से काम है? तो जापान ने जो है अंतरिक्ष कचरे से निपटने के लिए 2023 तक लकड़ी से निर्मित अंतरिक्ष उपग्रह को लॉन्च करेगा। नेक्स्ट है कि भारत और इजरायल ने संयुक्त रूप से सतह से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल को लॉन्च किया है जिसका नाम है MRSAM, मार्सम नाम है इसका। ये आप नाम रखेंगे, ये नाम याद रखेंगे। भारत और इजरायल संयुक्त रूप से सतह से हवा में मार करने वाली MRSAM मार्सम नाम का मिसाइल लॉन्च किया है। पाकिस्तान की सेना, जी हाँ आप सही सुन रहे हैं, पाकिस्तान की सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित मल्टी गाइडेड रॉकेट सिस्टम यानी फतह-1 का सफल परीक्षण किया है। और ये इसे खुद को स्वदेशी मांगता है, लेकिन इसमें चाइना का ही टेक्नोलॉजी होगा जो जल्दी पुश हो जाएगा। भारतीय सेना ने मेजर अनूप मिश्रा ने विश्व की पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट को विकसित किया है। तो बुलेट प्रूफ जैकेट को भारतीय सेना का कौन मेजर किया है? तो अनूप मिश्रा। उस मेजर का आप नाम याद रखें, मेजर अनूप मिश्रा ने इससे बुलेट प्रूफ जैकेट को लॉन्च किया है। और इसका नाम क्या दिया है इस जैकेट का? तो इस जैकेट का नाम है शक्ति। इस जैकेट का क्या नाम रखा गया है? तो शक्ति याद रखिएगा। निजी कंपनी SpaceX 24 जनवरी 2021 को एक रॉकेट से सर्वाधिक 143 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजकर अपने नाम पर रिकॉर्ड बना लिया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड भारत के नाम था जो 104 उपग्रह को एक साथ भेजने का रिकॉर्ड था। तो इसे अब तोड़ दिया है और कितने सैटेलाइट हो गया? अब 143 हो गया, जो एलन मस्क की कंपनी SpaceX ने अपने नाम कर लिया। ऑपरेशन सर्द हवा BSF द्वारा राजस्थान में पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लॉन्च किया है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो घने कुहासे में घुसपैठ की घटनाओं को रोकना। आपको पता होगा कि आए दिन पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ होते रहते हैं और गणतंत्र दिवस को ध्यान में रखते हुए इस ऑपरेशन सर्द हवा को लॉन्च किया गया था। खास करके 21 से 27 जनवरी के बीच तक ये चलाया गया था, क्योंकि 26 जनवरी में भारत का मुख्य रूप से आयोजन था। इसी को ध्यान में रखते हुए DRDO ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के हॉक-1 विमान के जरिए स्वदेशी रूप से विकसित स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन को सफलतापूर्वक ओडिशा के तट पर से लॉन्च किया है। तो DRDO ने और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने मिलकर हॉक-1 नामक विमान को लॉन्च किया है जो स्वदेशी है, इसे आप याद रखेंगे। और इसे जो है स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन के रूप में नाम दिया गया है। भारत ने रूस से MiG-29 और कौन खरीदेगा? सुखोई 30 MKI। तो भारत जो है रूस से 21 पीस जो है MiG-29 और सुखोई 30 MKI 12 को खरीदने का समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि DRDO ने CRPF के मोटर बाइक एम्बुलेंस
का क्या नाम रखा है, तो रक्षिता नाम रखा है। यह एम्बुलेंस से भारतीय सुरक्षा बलों को आपातकालीन स्वास्थ्य के लिए मदद मिलेगी। तो डीआरडीओ द्वारा एक मोटर बाइक एम्बुलेंस को लॉन्च किया गया जिसका नाम क्या है, रक्षिता है। और इसे किसके लिए लॉन्च किया गया है, तो सीआरपीएफ के लिए लॉन्च किया गया है। इसका नाम रक्षिता है, आप इसे याद रखेंगे। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आपको, आप ज़रूर बताइएगा। और आप इसे पूरे जनवरी को कवर इस वीडियो में पूरे रूप से सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कर दिया गया है। तो आप इसे 1-2 बार आराम से सुने और आपको आराम से यह याद हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई इस तरीके से लाके पूरे करंट को क्लियर कर दूंगा। तो आप बने रहे इसी तरह से, चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।